जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। मैं चौधरी अंकुर यादव आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज मेरा आपसे रूबरू होने का मकसद है दो विषय को लेके, और ये दोनों ही मसले आज चर्चा का, विमर्श का विषय आवश्यक है, इसलिए मैं इन पर चर्चा करना चाहता हूँ। पहला विषय ये है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो तिरंगा फहराए जा रहे हैं उनमें एक विशेष रूप से जो चीज़ नदारद है वो है अनुशासन। अनुशासन से तात्पर्य मेरा ये है कि देश के 75 साल की आज़ादी के बाद इस देश में शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो इस कदर रखी गई कि लोगों को पता नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराया कैसे जाता है, उसका सम्मान कैसे किया जाता है। मैं पिछले काफ़ी समय से ये देख रहा हूँ, कांवड़ यात्रा के तहत हमारे राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग हुआ, वहाँ भी उसका अपमान हुआ है। आज राशन डीलरों के माध्यम से तिरंगे झंडे बेचे जा रहे हैं और वो तिरंगे झंडे घरों में जाके ऐसे फुटे जा रहे हैं कि आटा गूंथने वाली थाली में आटा को ढका जा रहा है। इस देश के तमाम ऐसे नेता, जनप्रतिनिधि जो तिरंगे को उल्टा फहरा रहे हैं और लोगों को नहीं पता है कि तिरंगे को फहराया कैसे जाता है। सारी जहलत उठा लेंगे, तिरंगे को खरीद लाएंगे, उसको लगा देंगे, लेकिन उनको ये पता करने की जहमत नहीं उठाते। 2 मिनट के गूगल सर्च में पता चलता है कि तिरंगे को फहराया कैसे जाता है, उसके नियम कानून कायदे क्या हैं। तो मुझे तिरंगा फहराने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग फहरा रहे हैं उससे गुरेज है, उससे उसका अपमान हो रहा है। 1971 का एक कानून है, राष्ट्रीय गौरव अवमानना निवारण कानून, जिसके तहत आपको 3 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। झंडा फहराने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज झुका नहीं होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज पानी में गीला नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज जमीन से नहीं लगना चाहिए, किसी भी ड्रेस यूनिफॉर्म पर नहीं होना चाहिए। और जब हम झंडे को फहरा रहे हों तो हमको ये एहतियात बरतना चाहिए कि उसके आसपास कोई ऐसा झंडा ना हो जो उसके बराबर या उससे ऊंचे कद का हो। तो ये तमाम एहतियात हैं। और जिस तरीके से वाहनों पर झंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ जो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की गाड़ियाँ हैं उन पे इस्तेमाल होते थे। पहले तो ये था कि झंडा सिर्फ खादी का ही बनता था, अब तमाम तरीके के कपड़ों का बनने लगा है। पता नहीं उसमें कोई संशोधन हुआ क्या हुआ, लेकिन आप सभी जागरूक नागरिकों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि झंडे के प्रति आपका प्रेम सम्मान अभूतपूर्व रहा है और आगे रहेगा, लेकिन प्लीज़ आप इतना जहमत उठाइए कि ये जान लीजिए कि उसको फहराना कैसे है। दूसरी चीज़ ये है कि आज़ादी में जिन लोगों ने प्राण गंवाए, जिन्होंने अपने बलिदान दिए, उन्होंने आज़ादी के मायने क्या रखे थे कि आज़ादी किस तरीके से होनी चाहिए, उस पर थोड़ा विचार विमर्श हो जाए। कुछ तथाकथित देशभक्त हैं जो कह देते हैं कि आज़ादी 2014 के बाद मिली। मेरे समझ से उन पर बात करना बेकार है, क्योंकि उनका शैक्षिक स्तर उनके मुतालिक जो बताया वो क्या है उससे आप समझ सकते हैं। बाकी आज देश में एक माहौल पैदा किया जा रहा है देशभक्ति थोपने का या दिखाने का। देशभक्ति थोपी नहीं जा सकती, देशभक्ति दिखाई नहीं जा सकती। देशभक्ति जीने का काम है, देशभक्ति अनुसरण करने का कार्य है। उसको आप अनुसरण कर सकते हैं। आप देशभक्ति आपके व्यक्तित्व से लगनी चाहिए। देशभक्ति के मायने ये नहीं है कि आपने तिरंगा फहरा दिया, आपने तिरंगे का बैंड लगा लिया या तिरंगा यात्रा निकाल दी। आप निकालिए, अच्छी बात है, ये सारे कृत्य कीजिए, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन निसंदेह रूप से करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा आपके व्यक्तित्व से जब तक देशभक्ति नहीं झलक रही है, चाहे वो आपको जो समाज में कंट्रीब्यूशन है उसको लेके, आप देश समाज के प्रति कितने जागरूक हैं उसको लेके, आप कोई अच्छा कृत्य देश के प्रति नहीं कर सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे देश समाज को नुकसान हो या कोई गलत मैसेज जाए।
तो ये देशभक्ति हो सकती है। आप अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण कर सकते हैं, पानी के वेस्टेज को रोक सकते हैं, पॉलीथीन का बहिष्कार कर सकते हैं, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। जो तमाम संस्थाएं गरीब बच्चों को पढ़ा रही हैं उसमें सहायता दे सकते हैं, शारीरिक रूप से पढ़ा के या आर्थिक रूप से कुछ डोनेट करके। ये सारी चीज़ें देशभक्ति हैं। हमारे सिखोबाद में एक रॉयल कृष्णा ग्रुप से नाम से एक पाठशाला चलती है जिसको आकाश यादव, राजा पिलक्तर लीड कर रहे हैं। वो एक सच्चे देशभक्ति के मायने हैं। उनका कार्य इतना सराहनीय है कि वो उस तबके के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं जिस तबके को आज़ादी के 75 साल बाद उस चरम पे होना चाहिए था कि उनको आकाश यादव, राजा पिलक्तर जैसे लोगों की सहायता की आवश्यकता न होती। लेकिन मैं आकाश यादव का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने कबाड़े बीनने वालों को, भट्टे पे काम करने वालों को, तमाम ऐसे लोगों को उन्होंने पढ़ाने का काम किया है। तमाम उन समाज सेवियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उनके इस संस्था को डोनेट करके उन लोगों के भविष्य को सुधारने, उन बच्चों के भविष्य को, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे को भविष्य को सुधारने का काम कर रहे हैं। तो अगर आपको देशभक्ति प्रदर्शित करनी है तो इन माध्यमों से कीजिए। तो ये चीज़ें हैं। तो कारण ये है कि आप ये कहें कि एक राशन की दुकान पे 20-25 रुपए में कोई झंडा खरीदे, फिर आप उससे उम्मीद करें कि वो उसको फहराएगा। तमाम ऐसे फुटेज आ रहे हैं कि आटा गूंदने वाली थाली में झंडे को लपेट के रखा गया है, आटा को ढक के रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 करोड़ 2 विभागों के माध्यम से अलॉट किया है कि झंडे खरीदे जाएंगे। सरकारी स्कूल में अनाउंस किया गया कि 15-15 रुपए बच्चे दें। रेलवे के कर्मचारियों से 38-38 रुपए काट लिए गए। क्या ज़रूरत है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जिसके अंदर सामर्थ्य है वो खुद ब खुद खरीद लेगा। आप अपील कर सकते हैं, लोग अपने आप से, अगर उनमें कुव्वत है, उनकी जेब में पैसा है, वो आज सक्षम है तो खरीदेंगे। लेकिन जो आदमी फ्री का राशन ले रहा है वो 25 रुपए का झंडा कैसे खरीद सकता है? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम वो लोग आज इस देश पे देशभक्ति सौंपने का काम कर रहे हैं, थोपने का काम कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के 50-60 साल तक अपने प्रतिष्ठानों पर झंडे नहीं लगाए, जिन्होंने इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को न आज़ादी के बाद तक और आज़ादी से पहले तक नहीं स्वीकारा, आज़ादी के योगदान में जिनका कोई योगदान नहीं रहा आज़ादी के संघर्ष में, वो लोग आज तमाम तरीके की बातें, खैर उन पे जाने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन मैं ये तमाम चीज़ें कह रहा हूँ। जो राशन डीलर और उनकी बात, उस पर गोपाल दास नीरज की 4 लाइनें याद आती हैं कि तन की भूख मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो जिसके पास सामर्थ्य नहीं है पेट भरने की, उससे आप उम्मीद करते हैं कि वो इस तरीके के काम, जो चाहे तिरंगा यात्रा में जाने को लेके या तिरंगा खरीदने को, मेरे ख्याल से नहीं बनाने चाहिए ऐसी चीज़ें। हाँ, अभी तक चीज़ें रही थी रोटी, कपड़ा और मकान। विमर्श ये है कि 75 साल बाद आज़ादी के मायने क्या है। उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान। किसान की जो आय थी 2022 तक दोगुनी होनी थी। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनना था, क्या हुआ? किसान आंदोलन के तहत 700 से अधिक किसान शहीद हुए, उनके लिए कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास। MSP गारंटी कानून की बात हुई, वो आपने नकार दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। शिक्षा का हाल आप समझ ही पा रहे हैं। स्वास्थ्य, मैं कह रहा हूँ कि भगवान न करे कोई बीमार होकर सरकारी अस्पताल जाए और वहाँ से वो कहाँ जाता है वो तो फिर आप ही जानते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ये रही कि कोरोना में जो तमाम आंकड़े रहे, तमाम दृश्य आए, उसे आप अनुसरण कर सकते हैं। रोजगार का तो फिर कहना ही क्या है, जिसपे सिर्फ रोजगार की बात ना हो, इसी को डाइवर्ट करने के लिए तमाम इवेंट मैनेजमेंट किए जा रहे हैं। और सबसे बुरा तब लगता है जब इस देश के नेता ये कहते हैं कि शहीद वेतन के लिए होते हैं। नहीं जनाब, वेतन के लिए काम आप करते होंगे, वो वतन के लिए काम करते हैं।
कविता तिवारी जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। इन्हीं से मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न बातों से है उम्मीदें, न भाषण पे भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे आपको सोचने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।